Ignited Minds Tutorials has recently released a video that covers an in-depth explanation and summary of the poem On Killing a Tree, which is part of the CBSE Class 9 English syllabus. This tutorial covers all the poetic devices used in the poem and gives students valuable insights into the meaning and message behind the poem. The video is a valuable resource for students looking to get a better understanding of the topic and its significance. With its clear and concise explanation of the poem, students will be able to enhance their knowledge and learn more about the power of nature and the destructive aspects of human intervention. It also covers a vivid description of the poetic devices used in the poem. Okay, people, we will today start in English और इंग्लिश का एक चैप्टर हम कवर करेंगे ऑन किलिंग अ ट्री. ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री. तो बेसिकली इस चैप्टर में ये एक पोएम है बेसिकली, और इस पोएम में एक पेड़ को मारे जाने से क्या मतलब इमोशंस जुड़े हैं उसके बारे में वृत्तांत है. ठीक है, इट्स एक्चुअली डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, विच इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम राइट नाउ. ठीक है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है तो इस चीज़ से लिंक्ड है. सो वी विल क्विकली गो थ्रू. एक इजी सा पोएम है. ठीक है, सो ऑन किलिंग अ ट्री विच इज़ बीइंग रिटन बाय गीव पटेल. ठीक है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री अपॉन इट्स क्रस्ट absorbing not a single jab of the knife. Years of sunlight, air and water will do it. It has grown and out of its leprous hide, slowly consuming the earth, sprouting leaves, rising out of it, feeding. ठीक है, तो एक ट्री के निर्माण में पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरा जो आपका अर्थ है, सब लोग इन्वॉल्व हैं. ठीक है, सिर्फ पानी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एयर का इन्वॉल्वमेंट है, सॉइल का इन्वॉल्वमेंट है. सो अगर हम एक ही झटके में उस ट्री को काट देते हैं तो सबका इन्वॉल्वमेंट जीरो हो जाता है. इट्स लाइक टर्निंग आउट एवरीबडीज इन्वॉल्वमेंट टू जीरो. ठीक है, ओके. इन दिस स्टैंजा द पोएट कमेंट्स ऑन द वे अ पर्सन कट्स डाउन अ ट्री इन ऑर्डर टू सर्व हिज पर्पस. हम भाई साहब जो भी मैनकाइंड है, ठीक है, मैनकाइंड क्या बोलेंगे भाई साहब, ह्यूमंस हैं. ठीक है, ह्यूमंस हैं, वो बेसिकली अपने ही पर्पसेस के लिए, अलग अलग पर्पसेस होते हैं भाई साहब. ट्री के कट डाउन से फर्नीचर बन सकता है भाई साहब, डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, और फॉर हाउसिंग जो भी है. ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए या हाउसिंग के लिए. क्रिश, तुम्हारी आवाज़ यहाँ तक आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस स्टैंजा द पोएट कमेंट्स ऑन अ वे अ पर्सन कट्स डाउन अ ट्री in order to serve his purpose. The poet says that it is not easy to cut down a tree because a simple jab of the knife is never enough to wipe out its existence. क्या आप एक अच्छे खासे मोटे ताजे पेड़ को एक छुरी से काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि लेकिन जब वो पल रहा था तब क्या काट सकते थे, राइट? क्योंकि उसमें तभी एग्जिस्टेंस के सारे एलिमेंट्स कंबाइन नहीं हुए थे पूरे तरीके से. ठीक है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है एक ट्री को काटने में. अपॉन इट्स क्रस्ट अब्जॉर्बिंग नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ. जैब ऑफ नाइफ मतलब एक झटके से, एक छुरी से आप इसको नहीं काट सकते. ठीक है, ओके. नेवर एनफ टू, सो सिंपल जैब ऑफ नाइफ इज नेवर एनफ टू वाइप आउट इट्स एग्जिस्टेंस. द रीजन बिहाइंड इट्स स्ट्रेंथ इज इट्स कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज विच इट हैज गॉट फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट सो पावरफुली. ठीक है, तो क्या क्या मिले हैं इसको, इस ट्री के डेवलपमेंट में क्या क्या रिसोर्सेज इसको मिले हुए हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये काफ़ी पावरफुल है. एक इंसान को एक झटके से काट सकते हैं छुरी से, है ना, एक बड़ा सा छुरी लिया उसको काट दिया. ठीक है, लेकिन क्या एक ट्री को आप काट सकते हैं? नहीं. ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे रिसोर्सेज इसके निर्माण में लगे हुए हैं. ठीक है, व्हाट आर दे? सनलाइट, एयर, वाटर, ऑल हैव बेसिकली हेल्प द ट्री टू ग्रो. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन today it has got a very powerful existence. ठीक है, you cannot cut it out with a jab of knife. ठीक है, okay. Years of sunlight will do it. It has grown and out of its leprous height. ठीक है, years of absorption of sunlight, air and water from which the earth has made its growth so perfect that a jab of knife won't do much. It will come out with leaves again and will grow as ever. आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे म्यूनिसिपैलिटी से लोग आते हैं और पेड़ों को काटते हैं. देखो, है ना, बरसात के टाइम पे, बरसात के बाद तो पेड़ जब बहुत लंबे हो जाते हैं तो देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉलिंग. और अगर ये फॉल डाउन करते हैं तो किसी पे भी गिर सकते हैं, ज़मीन भी उखड़ जाएगी. तो उसको काटा जाता है. देखो, म्यूनिसिपैलिटी से या सिडको से लोग आते हैं काटने के लिए. ठीक है, काटने के बाद क्या पेड़ मर जाता है? नहीं.
फिर से उगता है वहाँ पे, है ना। आपके बिल्डिंग में भी अगर कोई पेड़ उड़ रहेगा तो बरसात के टाइम पे उसको काटा जाता है, फिर से उसमें पेड़ पत्ते आते हैं, फिर से वो उगने लगता है, ठीक है। तो दैट इज हाउ अ ट्री इज, ठीक है। तो आउट ऑफ इज लेप्रस हाइड, लेप्रस हाइड मतलब देखो लेप्रेसी मतलब समझ में आता है, लेप्रेसी एक स्किन डिजीज होती है, ठीक है, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में इसको बड़ा ही ऐसा रोग माना जाता था, मतलब अपवित्र रोग माना जाता है, मतलब कोई किसी ने आपको कोसा होगा ऐसा माना जाता है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ कर्स एंड यू वर अबैंडेंड, मतलब आपको भाई साहब गाँव के बाहर फेंक दिया जाता था, ठीक है। अगर किसी को भी कुष्ठ रोग होता था पहले के ज़माने में, लेप्रेसी होता था, सो दैट पर्सन वाज थ्रोन आउट ऑफ द विलेज टाउन व्हाटएवर, ठीक है। तो लेप्रस हाइड, यहाँ पे कुष्ठ रोग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक मेटाफर यूज हुआ है। लेप्रस हाइड मतलब कुष्ठ रोग बहुत जल्दी फैलता है, तो इस तरह से ये भी बहुत जल्दी फैल रहा है, ठीक है। मतलब कैसा कि आपका अगर आपने पेड़ को काट दिया फिर से वो वहां से उस टहनी से पत्ते उगाएंगे, फिर से वो पेड़ बन जाएगा, ठीक है। सो बिकॉज द एंटायर एग्जिस्टेंस इज हेल्पिंग ऑन इट्स कॉज, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। कंज्यूमिंग द अर्थ मतलब भाई साहब इसका सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है? अर्थ से ही आता है, ठीक है। ट्री का सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहाँ से आता है? बायोलॉजिकली इट कम्स फ्रॉम द अर्थ ओनली, ठीक है। सारा जो आपका न्यूट्रिएंट्स है, ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ट्री आर कमिंग फ्रॉम द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट एंड फीडिंग, स्प्राउटिंग लीव्स, तो लीव्स स्प्राउट होते हैं एंड फीडिंग, ठीक है। सो जैब ऑफ नाइफ वोंट डू मच, इट विल कम आउट विद लीव्स अगेन एंड विल ग्रो एज एवर, तो फिर से भाई साहब ये आ जाएगा और फिर से पनप जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज हाउ इट इज। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि ट्री अपने आप में एक बहुत पावरफुल है। पावरफुल इसलिए क्योंकि नेचर ने उसके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट किया है, नेचर ने उसको एयर वाटर रिसोर्सेज सारा दिया है उसके पनपने के लिए। आप एक छुरी से उसको नहीं काट सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत देर लगेगा उसको एक्चुअली काटने में, और काटने के बाद भी वो फिर से पनपेगा, ठीक है, फिर से अपना टाइम लेकर फिर से पनपेगा, फिर से नेचर उसके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है? आपको मालूम है ट्रीज आर द ओनली स्पीशीज इन विच ग्रोथ हैपेंस टिल द लास्ट डे, ठीक है। अगर कोई ट्री मरने वाला रहेगा तो भी उसका ग्रोथ होता रहेगा। हमारा ग्रोथ एक एज के बाद स्टॉप हो जाता है, और स्पेशली ह्यूमंस या किसी भी एनिमल्स के मरने के पहले कोई ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन ट्रीज ग्रो टिल द लास्ट डे, ठीक है, उनके वैसे लास्ट दिन तक वो ग्रो होते रहेंगे, ठीक है। सो हैक एंड चॉप विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, ठीक है। सो हैक एंड चॉप will rise green current, but this alone won't do it. Miniature bows, not so much pain will do it, which if unchecked will expand again. The bleeding bark will heal to former size and from close to the ground. तो इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर आपने पेड़ को काट भी डाला हैक करके, चॉप करते हुए, वुड चॉपिंग हम बोलते हैं, ठीक है, कुल्हाड़ी वाला जो मारते रहते बहुत देर से, तब जाकर पेड़ कटता है, ठीक है। सो आपने पेड़ को काट भी डाला, फिर भी कुछ ही दिनों में फिर से लीव्स पनपने लगेंगे, फिर से उसकी ग्रोथ आने लगेगी, ठीक है। इट विल अगेन शो ग्रोथ बिकॉज नेचर एक अनडाइंग वे से उसको सपोर्ट कर रहा है। किसी एनिमल को या किसी ह्यूमन बीइंग को अगर चॉप कर दिया जाए तो he dies forever, he or that animal will die forever, but it's not in the case of trees. trees में भाई साहब आपका मतलब काट देने के बाद भी नेचर उसके ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। मतलब नेचर इतना सपोर्टिव है एक ट्री के लिए, सिर्फ हम ही नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इन दिस स्टैंजा द पोएट फर्दर स्टेट्स द वेज ऑफ कटिंग अ ट्री। As the jab of the knife was not sufficient, the poet advises to hit the tree severely in the form of hacking and chopping. तो जैब ऑफ नाइफ बहुत ही वीक था, ठीक है। जैब ऑफ नाइफ जो था, एक नाइफ या छुरी से हम जैसे भाजी को काटते हैं या मीट मछली काटते हैं, वो काफ़ी नहीं है एक ट्री को काटने के लिए, ठीक है, इट्स नॉट सफिशिएंट। तो इसीलिए पोएट ने क्या एडवाइस किया है भाई साहब? हैकिंग एंड चॉपिंग, ठीक है। हैकिंग एंड चॉपिंग जो आप एक्स, ठीक है, को यूज़ करते हुए करते हैं, ठीक है। एक्स डिओड्रेंट नहीं, आपका ये जो एक्स होता है भाई साहब, ठीक है, कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, इससे बहुत बार मारना पड़ेगा, धीरे धीरे जाकर एक पेड़ कटेगा, ठीक है। हैकिंग एंड चॉपिंग, बट द पोएट कॉन्ट्रास्ट दैट इवन दैट वोंट बी एनफ टू किल द ट्री, ठीक है। ये भी तुमने काट भी डाला भाई साहब, लेकिन ट्री विल नॉट गेट किल्ड, ठीक है। तुमने भाई साहब हैक और चॉप करते हुए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम लगा, अगर पूरे पेड़ को काट भी डाला, बट दैट वोंट बी सफिशिएंट एनफ टू किल द ट्री, ठीक है। This hacking and chopping would raise a pain to the tree, but not good enough to kill it. The bark will ooze, leak out with liquid secretion, but over a period of time, it gets healed. तो आप देखोगे जैसे हमारे ब्लड निकलते हैं, एनिमल्स में उनको काटने से उनका ब्लड निकलता है, लेकिन ट्रीज में उनका भाई साहब लिक्विड्स निकलते हैं, ठीक है। एक गम सा निकलता है, ठीक है, देयर इज अ गम पार्ट विच इज
सो देन द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द ट्री विल मेक इट अलाइव अगेन। तो फिर से भाई साहब उसका एक फाइटिंग स्पिरिट है जिसकी वजह से वो ट्री फिर से अलाइव हो जाएगा। द नेचर विल सपोर्ट इट्स ग्रोथ वंस अगेन। फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड इट विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ अगेन बाई गिविंग राइज टू न्यू लीव्स एंड स्मॉल बाउल्स। ठीक है, इनफैक्ट यही तरीका है, बहुत सारे गार्डनर्स भी यही करते हैं। जैसे रोज प्लांट की जिन लोग गार्डनिंग करते हैं उन लोग भाई साहब ट्री को काटते रहते हैं। ठीक है, बीच बीच में काटते रहेंगे, छटाई करते रहेंगे भाई साहब। ठीक है, इससे ज़्यादा ग्रोथ होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ग्रोथ होगा, नए स्टेम्स उगेंगे, नए लीव्स होंगे, नए तरीके से फूड मैन्युफैक्चर होगा और नए तरीके से फ्लावर्स बनेगा। ठीक है, सो दैट इज ऑलवेज देयर। ठीक है, ओके, इट विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ अगेन बाय गिविंग राइज टू न्यू लीव्स एंड स्मॉल बाउल्स। These will make the tree so glorious again that it will acquire its former size. So जैसा इसका पहले का साइज था उतने साइज में ये फिर पनप उठेगा। ठीक है, Therefore it is not easy to cut or kill a tree. तो हम जितना भी कोशिश कर लें, ठीक है, पहले तो बोला कि भाई साहब नाइफ आपका बेकार है, अगर आपने कोई कुल्हाड़ी ले भी ली, लकड़हाड़ा आ भी गया और वो भाई साहब बुक चॉपिंग करते करते ट्री को काट भी डालता है, स्टिल इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू किल द ट्री। ठीक है, वो कट तो जाएगा लेकिन फिर से कुछ ही दिनों में लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेस फिर से निकलेंगे और फिर से वो भाई साहब जग उठेगा। ठीक है, बिकॉज नेचर विल सपोर्ट इट्स एग्जिस्टेंस, नेचर इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू सपोर्ट इट्स एग्जिस्टेंस। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or put out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and red, the most sensitive hidden for years inside the earth. In the previous stanzas, इसके पहले जितने भी stanzas थे, ठीक है, the poet has discussed the various ways of killing a tree, but still the tree, ठीक है, इसके बाद वजूद भी tree has managed to survive. So the poet came up with another idea कि भाई साहब किस तरीके से हम इसको मार सकते हैं परमानेंटली। ठीक है, he says that the root needs to be pulled out of the earth. तो जब रूट है किसी पेड़ का, ठीक है, किसी पेड़ का भाई साहब जो रूट है उसको भाई साहब अगर आप पुल आउट करें अर्थ से, ठीक है, वेयर इट हैज स्टॉक्ड इट्स स्ट्रेंथ, तो उसका पूरा जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे स्टॉक और पाइल अप हुआ है, इन रूट्स में। ठीक है, सो दिस रूट हैज टू बी पुल्ड आउट, द रूट हैज टू बी पुल्ड आउट। हाँ जी, चकना उकना मंगाया जाए नहीं, ओके, सो द रूट हैज टू बी पुल्ड आउट। ही सेज दैट द रूट नीड्स टू बी पुल्ड आउट of the earth where it has stocked its strength. To do this, one needs to rope the roots, then pull out the whole mass outside. तो आपने देखा रहेगा, या मुझे मालूम नहीं, यहाँ पे पेड़ काटते हुए तो बहुत देखा रहेगा आपने, लेकिन जब एकदम पेड़ को किसी जड़ से उखाड़ना रहता है तो हम यहाँ पे रोप्स बांधते हैं और फिर भाई साहब 4-5 लोग मिलकर उसको उखाड़ते हैं, इसको पूरा ज़मीन से उखाड़ते हैं। ठीक है, ओके, सो देन पुल आउट द होल मास आउटसाइड व्हेन द रूट्स आर आउट ऑन द अर्थ केव। ठीक है, देन द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री दैट द रूट्स आर एक्सपोज टू द सन और द एनवायरनमेंट। तो अभी भाई साहब रूट्स किस में एक्सपोज हो गए, सन, एनवायरनमेंट, और ये जमीन के रहने वाली चीज़ें हैं, दे कैन नॉट स्टे आउटसाइड। ठीक है, द सोर्स ऑफ लाइफ ऑफ द ट्री विच इज रूट्स इज नाउ एक्सपोज एंड आउट एंड इट्स रूट मैटर इज वाइट एंड वेट विद अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो भाई साहब रूट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ठीक है, रूट क्या करते हैं, आपके सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। सो नाउ दे हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ द ग्राउंड and exposed to the earth, ठीक है, exposed to the sun. It is now subjected to the outside world. This is the actual start of the death of a tree as life source of tree, that is roots are exposed. ठीक है, तो जब तक आप भाई साहब उसको काट रहे थे ऊपर से ही, उसका मतलब वो ट्री तो कट रहा था लेकिन वो किल नहीं हो रहा था। उसको अगर मारना है तो उसको जड़ से मारना है। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज। बोलते हैं ना किसी बीमारी को मारना है तो उसको जड़ से मारो। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। ठीक है, then the matter browning hardening, ठीक है, then the matter browning hardening of scorching and choking, twisting, withering in sun and air and then it is done. ठीक है, तो मैटर मतलब अभी क्या है, मैटर मतलब आपका जो रूट्स, जिस रूट को आपने जमीन के नीचे से बाहर फेंका है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, then the matter browning and hardening, धीरे धीरे वो ब्राउन होता जाएगा, हार्डन होता जाएगा, और स्कॉचिंग एंड चोकिंग, ठीक है, अभी धीरे धीरे वो सन के हीट से पूरा पूरा उसका पानी वैसे अब सूख जाएगा। ठीक है, एंड चोक हो जाएगा वो, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग इन सन एंड एयर एंड देन इट इज डन, खत्म। ठीक है, सो इन द प्रीवियस स्टैंजा द पोएट डिस्कस द वे अ ट्री इज अपरूटेड एंड एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग व्हेन द ट्री इज अपरूटेड एंड लेफ्ट ओपन इन द सराउंडिंग। जब ट्री को भाई साहब हमने अपरूट कर लिया है, ठीक है, एंड लेफ्ट ओपन इन द सराउंडिंग, देन द सन स्टार्ट्स ड्राइंग इट अप विद द बर्निंग हीट। तो अभी धीरे धीरे सन इतना पावरफुल है कि उसके बर्निंग हीट से ये धीरे धीरे ड्राई अप होने लगेगा। ठीक है,
This intense heat makes the root, the tree getting choked in the air in the sunlight. Heat makes the root brown, which was white earlier, and hardens it by soaking all the moisture content. So obviously ये जो root बाहर गिरा हुआ है, इसके ऊपर भाई साहब sun आ रहा है और इससे choke up हो रहा है, ठीक है, it is completely getting choked up. Then the root starts twisting from its original shape and finally gets withered from its parts. तो धीरे धीरे भाई साहब ये टूटने लगता है, ठीक है, withered from its parts मतलब अपने आप ही टूटने लगता है. This brings the actual end of the life of the tree, and that is how it is done in the end. The poet takes us into a detailed account of how we kill a tree, what suffering does it have to face, and how harsh our attitude is for the ones which is the breath of our lives. तो poet is basically talking कि हम एक ट्री को मारने के लिए किस हद तक जा सकते हैं. ये चीज़ हमको मालूम है कि जब तक किसी पेड़ को जड़ से ना उखाड़ो वो मरता नहीं, ठीक है. तो हम किसी चीज़ को मतलब हम ट्रीज को मारने के लिए इतने हद तक भी जा सकते हैं कि उसको ऊपर से तो चॉप किया प्लस उसके जड़ को उखाड़ा और उसको भी मार डाला, ठीक है. सो दैट इज हाउ वी हैव बीन वेरी हार्श. ओके, चलिए वैसा वी विल टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस व्हिच हैव बीन यूज्ड इन द पोएम, ठीक है. मेटाफर, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. तो आपका भाई साहब जब भी हम कंपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाफर, किसी भी चीज से, ठीक है. जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मेटाफर. दैट आर अनरिलेटेड बट विच शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. मेटाफर्स आर यूज्ड टू ड्रामेटाइज थॉट्स, टू एम्फसाइज एंड टू एलिवेट द एक्सप्रेशन टू अ हायर इंटेंसिटी. तो मेटाफर का यूज होता है कि उसी चीज को हम भाई साहब हायर इंटेंसिटी में बोले. कोई सिंपल सा सेंटेंस आप बोलते हैं तो शायद उसका इम्पैक्ट ना होवे, लेकिन अगर उसके साथ आप कोई कंपैरिजन जोड़ते हैं तो वो उसका वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ मेटाफर, ठीक है. सो इसमें क्या क्या यूज हुआ है देखो. लेप्रस हाइड. लेप्रेसी मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बोला, एक डिजीज. लेप्रेसी एक डिजीज होता है, कुष्ठ रोग बोला जाता है इसको, और ये कर्स्ड डिजीज माना जाता है. ऐसा कुछ है नहीं वैसे, साइंटिफिकली इसका इलाज पॉसिबल है, और आज की तारीख में जो अनगढ़ंत नियम हम पहले मानते थे आज की तारीख में हम नहीं मानते हैं. मेडिकल साइंस इसका इलाज कर सकती है और बखूबी कर सकती है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि जिसको लेप्रेसी हुआ है उसका कोई इलाज नहीं होगा और उसको आपको गांव के या शहर के बाहर भेजना पड़ेगा. इट कैन बी इजीली सॉर्टेड आउट, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे लेप्रस हाइड क्यों बोला जा रहा है. लेप्रस इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्केली स्किन कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस डिजीज. तो ये एक टाइप का इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है. द पोएट हियर मीन्स दैट द स्किन ऑफ द ट्री लुक्स लेप्रस, मीनिंग रफ एंड स्केली. तो आपका जो स्किन है ट्री का वो लेप्रस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी को लेप्रेसी हुई है, ठीक है. लेप्रस हाइड. लेप्रस में मतलब ऐसा स्किन जो होता है एकदम फीका सा पड़ जाता है, ठीक है, उसमें काला काला मार्क्स आ जाता है, लेप्रेसी जिनको होता है, ठीक है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड. तो यहाँ पे मेटाफर यूज कर रहे हैं, लेप्रस हाइड, ठीक है. पोएट ने यहाँ पे मेटाफर यूज किया, लेप्रस हाइड. मेटाफर मीन्स व्हाट, आप किसी दूसरी चीज से इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. So leprous is used to define scaly skin caused by an infectious disease. The poet here means that the skin of the tree looks leprous, meaning rough and scaly. Bleeding bark. The poet means the sap of the fluid in a tree which oozes out when a tree is cut down. It compares that to that human blood here. तो जब आप किसी ट्री को देखो काटते हैं, ठीक है, ये आप ट्री है समझ लो, इसको काट रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो ऐसा मतलब गम निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है. एक आटे का जैसा चीज फ्लूइड जैसा दिखेगा. उनके अंदर खून नहीं होता है ऑब्वियसली, ठीक है. दे डोंट हैव ब्लड इनसाइड देम, दे डोंट हैव हार्ट इनसाइड देम. तो कोई इनका जो पूरा सिस्टम होता है जाइलम फिलोएम में वो मैकेनिकल होता है, ठीक है. देयर इज नो हार्ट टू रेगुलेट और कंट्रोल द सेम, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं पोएम की ब्लीडिंग, क्या बोला जा रहा है भाई साहब, ब्लीडिंग बार्क. ब्लीडिंग बार्क मतलब क्या, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, मतलब बार्क को काट रहे हैं तो उसमें से खून निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट सैप विच इज कमिंग आउट, ठीक है. तो जैसे आपका देखो बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो है वो रबर इंडस्ट्री है और वो ट्री सैप पे चलता है, ठीक है. तो क्या किया जाता है, रबर के ट्रीज को ऐसे थोड़ा सा काट के रख दिया जाता है, यहाँ पे एक बैग रख दिया जाता है, तो पूरी रात भर ये लैटेक्स जो है तो कवर होता रहता है. ये लैटेक्स बेसिकली निकलता रहता है और इसी को एक बैग में कलेक्ट करके फिर हम प्रोसेस करते हैं, विच इज बेसिकली योर रबर, ठीक है, नेचुरल रबर जिसको हम बोलते हैं. तो द पोएट मीन्स द सैप ऑफ द फ्लूइड इन अ ट्री which oozes out when a tree is cut down. He compares the sap to the human blood here. तो इन्होंने भाई साहब ह्यूमन ब्लड के साथ कंपैरिजन किया है. लेप्रस हाइड मतलब एक स्केली स्किन के साथ कंपेयर किया है. लेप्रेसी इज बेसिकली व्हेन द स्किन ऑफ ह्यूमंस टर्न्स आउट टू बी स्केली. इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज. तो लेप्रस हाइड की तरह इसको कंपेयर किया है. और क्या भाई साहब, ब्लीडिंग बार्क. बार्क को जब हम काट रहे हैं तो उसमें से जो सेल सैप
या जो भी निकल रहा है उसको हम ब्लड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली इट इज अ लिविंग थिंग। ओके, ऑलिटरेशन मतलब क्या होता है भाई साहब? अकरेंस ऑफ द सेम लेटर एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन। एक ही सिंगल लाइन में भाई साहब सेम लेटर यहाँ पे कौन सा है भाई साहब? कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट नॉट अ वॉवल, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट अगर सेम लेटर रहेगा, ठीक है, इन द सेम लाइन, तो उसको हम बोलेंगे ऑलिटरेशन। दिस इज बेसिकली अ पोएटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड बाय पोएट्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो टेक्स, टाइम, ट्री, तो सेम लेटर देखो 3 बार यूज हुआ है एक ही सेंटेंस में, ठीक है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, तो यहाँ पे देखो आपका बी यूज हुआ है, सेम कॉन्सोनेंट, ठीक है। ऑलिटरेशन में हम हमेशा कॉन्सोनेंट को देखते हैं और वॉवेल्स जिसको देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? असोनेंस, ठीक है, दैट इज नोन एज असोनेंस। वॉवेल का साउंड बेसिकली, ठीक है, वॉवेल साउंड। असोनेंस इज कंसर्न्ड विद वॉवेल साउंड विच इफ अनचेक्ड, डब्ल्यू ये हो गया भाई साहब डब्ल्यू, एक्सपैंड अगेन द सोर्स वाइट एंड वेट, द सोर्स वाइट एंड वेट, ठीक है, क्लियर है पीपल हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू 2 बार यूज हुआ है एक ही लाइन में, यहाँ पे भी देखो डब्ल्यू 2 बार यूज हुआ है एक ही लाइन में। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑलिटरेशन। क्लियर है। और कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस होते हैं? फटाफट। एंजैपमेंट क्या होता है? क्रिश, एंजैपमेंट युवराज, एंजैपमेंट अरुष, गुड। तो एक ही लाइन को जब आप 2 लाइंस में बताते हैं, ठीक है, एक ही लाइन होना चाहिए था वो, लेकिन उसको आपने दूसरे लाइन में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एन एंजैपमेंट, ठीक है। ऑलिटरेशन मतलब समझ में आ रहा है। रेपिटेशन क्या होता है? व्हाट इज रेपिटेशन? तो 2 वर्ड को हम बार बार रिपीट कब करते हैं? कंसेक्यूटिव सेंटेंस, ठीक है, तो 2 वर्ड को हम जब बार बार रिपीट करते हैं। ओके, पर्सोनिफिकेशन ना, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन पीपल? ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं अगर बादल गरज रहे हैं, ठीक है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। क्या बादल जो है वो लिविंग थिंग्स हैं? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तुम गरज रहे हो तो मैं बरस बोल सकता हूं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे हम गरज रहे हैं मतलब दे आर एज इफ दे आर एंग्री, ठीक है, बट दे डू नॉट हैव एनी इमोशंस, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। हम एक चीज को ऐसा बता रहे हैं कि वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसको एक पर्सनालिटी दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सो व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? इट इज बेसिकली अ फिगर ऑफ स्पीच और अ पोएटिक डिवाइस in which human attributes are given to plants, animals and non-living things। जहाँ पे आपने human qualities या attributes दिया हुआ है किसको? plants, animals या सारे non-living things को, ठीक है। और ideas, the object speaks, behave like humans with human emotions and such की। On killing a tree, the tree has been personified from the title till the end of the poem, ठीक है। तो जैसे has grown, slowly consuming the earth, consuming मतलब आप भोग रहे हैं उसको, ठीक है, ये आप तभी कर सकते हैं जब आप ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। ओके, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, तो ये सारे क्या है भाई साहब? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशंस। एज इफ द ट्री, यहाँ पे भाई साहब जो ट्री है वो एक ह्यूमन बीइंग है कि भाई साहब उसको काटो तो खून निकल रहा है, ठीक है, इसको ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया गया है। एज इफ इट इज कंज्यूमिंग द अर्थ, ठीक है, वो अर्थ को उपभोग कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज कंज्यूमिंग द अर्थ, दैट इज बेसिकली पर्सोनिफिकेशन। ये एक फिगर ऑफ स्पीच पूरे पोएम में स्टार्ट से एंड तक यूज हुआ है, ठीक है। एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जब हम उनको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज देने की, वो चार्जर का स्विच ऑन कर दो, चार्जर का स्विच ऑन कर दो, थैंक यू। तो जब हमको उनको ह्यूमन क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स देने की कोशिश करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है? ओके, ठीक है। ओके, रेपिटेशन भाई साहब क्या होता है? इन एनी पोएम, ठीक है, रेपिटेशन इज रिपीटिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, लाइंस, ठीक है। तो किसी भी पोएम में अगर वर्ड्स, ठीक है, रिपीटिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, लाइंस और स्टैंजास, रेपिटेशन इज यूज्ड टू हाईलाइट अ फीलिंग और आइडिया और टू क्रिएट अ रिदम, ठीक है, एक रिदम क्रिएट करने के लिए कभी कभी यूज करते हैं। जैसे पुल्ड आउट, दिस फ्रेज हैज बीन रिपीटेडली यूज्ड टू एम्फसाइज दैट द रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पुल्ड आउट, किसी चीज को भाई साहब एकदम पुल कर रहे हैं आप, खींचतान के बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। That we need to uproot the whole tree by pulling it out entirely. The root is to be pulled out. One of the anchoring earth, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely. तो आप देखो ये फ्रेज को पोएट ने बार बार यूज किया है टू एम्फसाइज। जैसे कभी कभी आपके टीचर बोले अरे भाई साहब पढ़ लो, भाई साहब पढ़ लो भाई साहब, ऐसा बोल रहे हैं तो हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। हाँ, उनको नींद आ रही है भाई साहब। तो if you are using a particular phrase or a word repeatedly,
इट इज टू बेसिकली कास्ट एन इंप्रेशन। तो यहाँ पे भी पुल्ड आउट मतलब एक बड़ा हरकत है और इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, वन ऑफ द एंकरिंग अर्थ, क्या हुआ नहीं, ओके। इट इज टू बी रूप्ड आउट, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ के। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके ओके ओके। एंजार्बमेंट, जैसे मैंने बोला भाई साहब, एक ही लाइन आपके दो लाइन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। पोएम में आपने उसको एक ही लाइन में नहीं लिखा है, एक ही लाइन होना चाहिए लेकिन आपको एक का दो कर दिया है। सो एंजार्बमेंट, ठीक है, इट्स अ स्टाइल ऑफ पोएट्री in which there is a continuation of sentence without a pause beyond an end of a line or a stanza. It's simple words when one sentence continues into two or more lines without a break. The whole poem has been written in enjambment style where the lines run into more than one sentence. It may also be noted that the poem is in free verse style. एक चीज और जो, ठीक है, there are no rhyming words, कोई rhyming scheme नहीं है। तो जहाँ पे राइमिंग स्कीम नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स, ठीक है, वेयर देयर इज नो राइमिंग स्कीम। तो अगर भाई साहब आपका नो राइमिंग स्कीम है, नो राइमिंग स्कीम को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, फ्री वर्ड्स, ठीक है, दिस इज नोन एज फ्री वर्ड्स, ठीक है, क्लियर है। द पोएम हैज गॉट नो राइमिंग स्कीम, ए बी जो आप देखते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नोट अ सिंगल सेंटेंस हैज रन इनटू 6 लाइन्स इन द पोएम। तो आप देखो इस पोएम में, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering and then it is done। किसके बारे में बोला जा रहा है, जो उखाड़ा हुआ रूट है जिसको हमने अर्थ पे ऊपर रख दिया है, तो उस पर सनलाइट जो गिर रही है और उसको ड्राई अप कर रही है, ठीक है, और फाइनली उसको मार दे रही है। इस प्रोसेस को एक ही लाइन में होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा भाई साहब 6 लाइन में रिपीट किया गया, ठीक है। 6 lines into the poem, that has been basically into 6 lines into the poem। Are we clear on this one people? तो भाई साहब अगर ले दे के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मेटाफर, लेप्रस हाइट, ब्लीडिंग बार्क, ये आपका पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। मेटाफर इज अ पोएटिक डिवाइस, लेप्रस हाइट, ब्लीडिंग बार्क आर द एग्जांपल्स फ्रॉम द फ्रॉम। ऑलिटरेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, देखो टी, ठीक है, द ब्लीडिंग बी, ठीक है, विल हील, विच विल डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑलिटरेशन, ठीक है, क्लियर है। Personification on killing a tree, the tree has been personified from the title till the end। पूरे पोएम में ही पर्सोनिफिकेशन है, पूरे पोएम में ही पर्सोनिफिकेशन है, मतलब ट्री को पर्सोनिफाई किया गया है एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक, ठीक है। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। रेपिटेशन, ये वर्ड जो पुल आउट है ये काफ़ी बार यूज हुआ है टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है। एंजार्बमेंट, ये पूरा एक ही लाइन है जिसको 6 लाइन में बेसिकली डाला गया है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजार्बमेंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम, बहुत बढ़िया। Okay people, we will go through another chapter out here